जानवर शिकार करने की योजना नहीं बनाते, हालांकि हमें इसका उल्टा लग सकता है। ये भविष्य के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ आज के वक्त में जीते हैं। इसलिए ये खाने की तलाश नहीं कर सकते जब तक इनके सामने कोई शिकार नहीं आ जाता। भले ही ये आराम कर रहे हो, लेकिन शेरों का झुंड हमला करने के लिए तब तैयार हो जाता है जब उनके सामने कोई शिकार आता है। पर यह भी सच है कि हर शिकार के पीछे भागने का कोई फायदा भी नहीं। एक मादा गिनी सिर्फ एक छोटा सा निवाला है और उसमें पंखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मादा गिनी की बदौलत सुस्ता रही शेरनियों को पूरे झुंड की भूख मिटाने का एक मौका नजर आया है। ज़ीब्रास एकदम सही दूरी पर हैं और उन्होंने अब तक अपने आसपास मौजूद खतरे को नहीं देखा है। शेरनियों को भूख लगी है और हवा का रुख भी उनकी ही तरफ है, इसलिए सही वक्त आने से पहले शिकार को उनकी गंध भी नहीं मिलेगी। हालात एकदम ठीक है, ये पहले पर्व की शुरुआत करती हैं सही शिकार चुनने से। ये सबसे कमजोर जानवर की तलाश करती हैं या किसी घायल जानवर की। शेरनियां एक दूसरे को अपनी जगह लेने का इशारा करने के लिए कोई आवाज नहीं करती, वो अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए अपने आप आगे बढ़ती हैं। हर मौका आने पर यह झुंड सही या गलत जगह पर होता है। इस बार ये बड़े इलाके में फैलकर आराम कर रही थी और इनके बीच की दूरी की वजह से ज़ीब्रास पता नहीं लगा पाए कि वो शेरनियों की तरफ बढ़ रहे हैं। शिकार अब पूरी तरह से घेर चुका है, पर पता नहीं ये इनकी किस्मत थी या इसलिए कि ये शिकारी हमेशा ऐसे ही आराम करती हैं। और अगर ऐसा है तो वो इसे कामयाबी समझने लगी हैं, पर उन्होंने इसकी कोई योजना नहीं बनाई थी। अक्सर सबसे ज्यादा अनुभवी शेरनी ही शिकार को चुनती हैं, बाकी शेरनियां उसकी मदद करती हैं, पर कभी कभी सबसे अच्छी जगह पर मौजूद शेरनी हमला करती है। शिकारियों को अक्सर पैंतरा बदलना पड़ता है। हो सकता है वो किसी एक शिकार को भी न चुन पाएं, क्योंकि ज़ीब्रा की धारियां उन्हें उलझन में डाल देती हैं। शायद ये पूरे झुंड पर हमला करेंगे और उस अफरा तफरी में जो होगा शेरनियां उसके हिसाब से फैसला लेंगी। ये वो शेरनी है जो हमले की शुरुआत करेगी। अब इसे सही पल का इंतजार करना होगा, जब इसका शिकार दूसरी दिशा में देख रहा हो या खाना खाने या खेलने के लिए उसका ध्यान भटक जाए, जिससे उसकी नजर शिकारी पर से हट जाएगी। सिर्फ कुछ सेकंड्स और। जब इसे लगता है कि यह कामयाब हो सकती है तो यह खतरा उठाते हुए हमला कर देती है। इस बार ज़ीब्रास इससे ज्यादा गलत दिशा में नहीं भाग सकते थे। वो हमलावर से जान बचाकर भागते हैं, लेकिन बाकी शेरनियां ठीक इनके बच निकलने के रास्ते के बीच में है। ज़ीब्रास रास्ते में ही रुक जाते हैं और उनके शिकारी भी। ना शिकार और ना ही शिकारी को पता है कि क्या करें। ये फैसला लेने के लिए एक दूसरे की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। वो सभी घबराए हुए हैं, लेकिन ये चौकन्ना रहने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। जिंदा बच निकलने में किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे कम उम्र की शेरनी हमला करने की अपनी चाहत को रोक नहीं पाती, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से इन्हें अपना शिकार गंवाना पड़ सकता है। दिन में शिकार करने पर शेरों की कामयाबी की दर सिर्फ 20% है, क्योंकि ऐसे हालात में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिससे शिकार उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन अगर इस अफरा तफरी में शिकार वापस मोड़कर अपने शिकारी से दूर भागने के बजाय उसी की तरफ भागना शुरू कर देता, तो जाहिर है कि शिकारी भी अपने आप रुक जाता और शिकार उसके हाथ से निकल जाता। शेर चोटी के शिकारी होते हैं और अजीब बर्ताव के अलावा उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, और अगर शिकार उनसे दूर ना भागे तो ये अजीब है। सभी जानवर किसी अजीब चीज या बर्ताव के होने से डर जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी शेर, शार्क या भेड़िए के हमला करने पर भागिए मत। न वहां से भागिए और न ही शिकारी को अपनी पीठ दिखाएं। किसी चीज को भागते हुए देखकर बहुत उत्तेजना होती है और खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। जब किसी भूखे शिकारी की नजर कोई खाने लायक चीज पर आती है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा अपने शिकार का पता लगाने के उन्हीं इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कुछ वहां के कुदरती माहौल पर भी निर्भर करता है। बर्फीले उत्तर में बहुत ज्यादा दूर तक देख पाना आसान नहीं है। यहाँ लगभग हर चीज सफेद है या फिर वो बर्फ के नीचे दबी हुई है। यहाँ सूंघने की काबिलियत सबसे ज्यादा कम आती है और उत्तर दिशा में बढ़ते हुए पोलर बेयर उसी का इस्तेमाल करते हैं, शायद अपने दिमाग में किसी सील की याद लिए। ये शब्दों में तो नहीं सोच सकता, पर इसका दिमाग अलग अलग आवाजों, गंध और आकृतियों को याद रख सकता है। अपनी सूंघने की काबिलियत से इसने पता लगा लिया है कि यहाँ पास ही लेमिंग्स हैं। ये उनके खोदने की आवाज भी सुन सकता है, पर उन्हें देख बिल्कुल नहीं सकता। जमीन पर वार करके ये उन्हें डराकर भागने पर मजबूर कर देता है और ये अपनी सूंघने की काबिलियत से उनकी जगह का सही पता लगा सकता है। लोमड़ियां भी पोलर बेयर्स जैसी खूबियों का इस्तेमाल करती हैं, पर उनसे बेहतर। ये सील तो नहीं पकड़ सकती, पर इनकी खूबी है बहुत छोटे जानवरों का शिकार करना। हम जानते हैं कि मैमल्स के पास थोड़ी बहुत याददाश्त होती है, जिसकी बदौलत वो कुछ खास तरकीबों को याद रख पाते हैं और उनकी जगहों पर वापस आते हैं जहां किस्मत ने उनका साथ दिया था। ये जानवर तब भी शिकार करता है जब ये भूखा नहीं होता। इसने एक ऐसा काम करना सीख लिया है जो सिर्फ ज्यादा विकसित समझ वाले जीव ही कर सकते हैं। इसने खाना जमा करना सीख लिया है। जब ये भूखी नहीं होती तो लोमड़ियां अपने शिकार किए हुए लेमिंग्स को छिपा देती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें निकाल सके।
ये समझदारी की वो निशानी है जिसकी बदौलत हमें सबसे होनहार जानवरों के सोचने के तरीके को समझने में मदद मिल सकती है। लोमड़ी कई महीनों तक शिकार कर सकती है और अपनी इस मेहनत के फल की बदौलत कई महीनों तक जिंदा रह सकती है। भालू लोमड़ियों से कम समझदार नहीं होते, बस उनकी जरूरतें वैसी नहीं होती। ये कई महीने कोई भी शिकार किए बिना रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न गॉसहॉक को रोज शिकार करना पड़ता है। ये प्रजाति सदा हरे भरे पेड़ों में घोंसले बनाती हैं, पर इन्हें पतझड़ वाले पेड़ों के जंगलों में शिकार करना पसंद है क्योंकि ये ज्यादा दूर तक देख पाते हैं और साथ ही प्रजनन के मौसम में इन्हें एक दिन में कई बार शिकार करना पड़ता है। बच्चों का चिड़चिड़ापन अपने माता पिता को लगातार खाना ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं है जो इन्हें मजबूर करता है, बल्कि इनकी फितरत है। सही कहा जाए तो माँ बाप बनने से आया बदलाव, माता पिता होने का एहसास पर सिर्फ एक फितरत ही है। समय के साथ वयस्क गॉसहॉक इसमें माहिर हो जाते हैं और हर बार अंडों से बच्चे निकलने पर और अच्छे माँ बाप बन जाते हैं। ये इस जोड़े का नर है और इस पर इन भावनाओं का बहुत गहरा असर हुआ है। ये घबराया हुआ है क्योंकि इसके बच्चे इसे परेशान कर देते हैं, मगर इसी वजह से ये किसी तरह का खतरा या शिकार को पता लगाने में माहिर हो गया है। प्रजनन के मौसम में ये अपने आसपास मौजूद हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। हार्मोन्स में आए बदलाव की वजह से ये सुपर गॉसहॉक बन गया है। जंगल में कोई और शिकारी पक्षी इसकी तरह उड़ान नहीं भर सकता। ये अपने पंखों को चोट पहुंचाए बिना टहनियों के बीच से उड़ान भरता है क्योंकि ये लकड़ी की इस भूल भुलैया के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ है जहां ये शिकार कर रहा है। इसके दिमाग में एक 3 डायमेंशनल नक्शा है जो इसे बताता है छोटा रास्ता कहां है, मुड़ना कहां है, रफ्तार कब बढ़ानी है और रुकना कब है। अपने दिमाग की बदौलत ये अपनी और उस जगह के बीच का अंदाजा लगा लेता है जहां शिकार तक पहुंचने पर इसका शिकार पहुंचेगा। गॉसहॉक्स हमेशा तेजी से शिकार करते हैं और उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है हमला करते हुए ऐन मौके पर अपनी रफ्तार बढ़ा लेना। जब से इसने अपने साथी के साथ रहना शुरू किया है तभी से इसे अपना शिकार बांटने की आदत पड़ गई है। ये उसे खाने की जितनी ज्यादा चीजें लाकर देता है मादा इसे उतनी ही बार मिलन करने देती है। तभी से इसने शिकार के पंख नोचना शुरू कर दिया है ताकि मादा को ये सब न करना पड़े, क्योंकि उसके पास पहले ही अंडे सेकने की बड़ी जिम्मेदारी थी। अब ये ऐसा अपने बच्चों के लिए करता है क्योंकि वो खुद ये सब नहीं कर सकते। शायद ये थोड़ा सा खा भी लेता है, छोटे छोटे से निवाले जो इसे शिकार करते रहने के लिए ताकत देंगे, लेकिन इसके अंदर की भावना इसे इस शिकार को अपने घोंसले पर ले जाकर सबके साथ बांट कर खाने या उसे पूरी तरह से उन्हें देने के लिए मजबूर कर रही है। शायद इस दौरान इसके शरीर में कुछ ऐसा होता है जिससे इसे कम भूख लगती है या कम खाने से ही इसकी भूख मिट जाती है। प्रजनन के मौसम में नर सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही खाते हैं। असल में इस दौरान नर का वजन बहुत घट जाता है, पर इसकी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलता है। मकड़ियां भी प्रजनन करती हैं जब उनके खून में वो हार्मोन्स बनने लगते हैं जिससे उनकी भूख मर जाती है, क्योंकि अगर उन हार्मोन्स की वजह से इन्हें भूख लगना बंद ना हो तो ये अपने बच्चों को ही खा जाएंगी। अगर हम उन चीजों का अध्ययन कर सके तो शायद हम इंसानों में मोटापा खत्म कर सके। हालांकि इससे ज्यादा अच्छा होगा शारीरिक कसरत करना। हैरानी की बात है कि मकड़ियां हिलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लगभग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं, सिवाय उन 2-3 घंटों के जो उन्हें जाल बुनने में लगते हैं। ये मिलन करते हुए भी बहुत कम हरकत करती हैं। हालांकि ऐसा साल में एक बार ही होता है, मगर हाँ, शिकार करते वक्त ये बिजली की रफ्तार से हरकत कर सकती हैं, या यूं कह लो कुछ ही मिली सेकंड्स में। जाल बनाने में माहिर ये मकड़ियां लगभग हर समय चौकन्ना रहती है, जिसका मतलब होता है कई दिनों या हफ्तों तक बिना हिले रहना, एक ही पोजीशन में, वो भी शरीर के अकड़े बिना। मगर फिर भी ये बिना हरकत किए 1 मिली सेकंड में हमला कर सकती हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि जानवरों की दुनिया में इनकी मांसपेशियों की बनावट बहुत अनोखी होती है। इनकी बेहद पतली टांगों में सिर्फ इतनी जगह होती है जिसमें फ्लेक्सर मांसपेशियां समा सके जो जोड़ों को मोड़ती हैं। मकड़ियां उनमें खून भरकर उन्हें लंबा कर लेती हैं, किसी हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह। मांसपेशियों के इस हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से वो बहुत तेजी से हमला कर पाती हैं। मकड़ी को अपने जाल पर एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उसके कमाल के रिफ्लेक्सेस ने हमले को वक्त रहते रोक दिया। इसे हालात का अंदाजा लगाना होगा। उसके जाल में आए तनाव से मकड़ी को पता चलता है कि उसके जाल में फंसने वाला शिकार काफी भारी है, जिसका मतलब है कि वो ताकतवर भी है। कोई कदम उठाने से पहले मकड़ी को पक्का करना होगा कि जाल में जो भी फंसा है वो बेबस हो जाए। शिकार भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ है। इसे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, पर इसे कुछ नजर आया है जिससे ये डर के मारे जम गया है। लगभग 1 मिनट बाद ये बहुत ध्यान से बच निकलने की कोशिश करता है। मकड़ी को इसके भागने की कोशिश का पता चल जाता है और वो हमला कर देती है। इस तरह की मकड़ियां 3 चरणों में हमला करती हैं। सबसे पहले ये पक्का करती हैं कि ये अपने से ज्यादा ताकतवर शिकार से नहीं उलझेंगी, और इसका पता लगाने के बाद ये शिकार को लपेटना शुरू करती हैं, पर हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखती हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। ये बहुत बड़ी मात्रा में तरल रेशम बनाती हैं जो हवा के संपर्क में आते ही ठोस हो जाता है। इसे पक्का करना होता है कि इसका शिकार आजाद ना हो जाए, और सबसे ज्यादा जरूरी, बेबस होने के बाद वो अपना बचाव ना कर सके। टिड्डे की टांगें बहुत ताकतवर होती है और एक जोरदार लात मकड़ी की टांग तोड़ सकती है या उसके ढांचे को चटका सकती है। अपने शिकार को लपेटने के बाद मकड़ी तीसरे चरण का काम शुरू करती है।
ये अपने शिकार को अपने गलिसराइड से काटती है और उसमें जहर छोड़ देती है। अगर इतना बड़ा शिकार जल्दी मर जाए तो ये मकड़ी के लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि अपने शिकार को दर्द नहीं देना चाहती, बल्कि किसी खतरे से बचना मकड़ी के लिए ही फायदेमंद है, और इसलिए भी कि उसका खाना जल्दी पचने के लिए तैयार हो जाए। मकड़ियां अपने शिकार के शरीर में जो जहर छोड़ती है वो उनके शरीर को अंदर से गला लेता है। अब सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है। मकड़ियों के पास खाना चबाने के लिए दांत नहीं होते, इसलिए वो अपने शिकार को पीती हैं। वो मकड़ियां जो जाल बुनती हैं इतनी सटीकता के साथ शिकार करती हैं कि उनकी कामयाबी की दर लगभग 100% होती है। जो भी जीव मकड़ी के जाल से टकराता है, चाहे वो कोई कीड़ा हो या कोई और मकड़ी या कोई छोटा मेंढक हो या कोई हमिंगबर्ड, अगर वो चिपचिपी रेशम की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाते तो उन्हें गला दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि मकड़ियों की काबिलियत उनके छोटे जाल तक ही सीमित है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि जानवरों के अंदर इंद्रियां कैसे काम करती हैं। उन दृश्यों की कल्पना करना जो कीड़े अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देखते हैं, या पता लगा पाना कि वो क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, या वो उन अंगों से क्या पता लगाते हैं जो किसी और रीढ़ की हड्डी वाले जीव के पास नहीं है, किसी के भी होश उड़ा देगा। ये पता लगा पाना नामुमकिन है कि वो जीव जिनके दिमाग हमारे दिमाग से इतने अलग हैं, उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो उन्हें मिलती है। हम उनके बर्ताव से कुछ ही चीजें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें करीब से देखना काफी दिलचस्प हो सकता है। जैसे मिसाल के लिए इस बात का पता लगाना कि क्या एक मैंटिस दूसरे मैंटिस पर हमला करेगा अगर वो ये समझ जाए कि उसका शिकार उसी की प्रजाति का है। क्या ये विशाल अफ्रीकन स्टिक मैंटिस जानता है कि ये एक नन्हे बॉक्सर मैंटिस को खा रहा है? प्रतिद्वंदी शेर एक दूसरे को मार डालते हैं, लेकिन वो अपने दुश्मन को खाते नहीं हैं। जब एक मैंटिस का सामना उसी के आकार के दूसरे मैंटिस से होता है तो ऐसे में मुठभेड़ का नतीजा एक ही हो सकता है। इनमें से कोई एक दूसरे को खा जाएगा। अपनी ही प्रजाति वाले को खाना मैंटिस के लिए कोई अजीब बात नहीं है, और ना ही शेरों के लिए है। लेकिन एक शेर के दिमाग में ये होता है कि उसे वही चीज खानी है जिसका उसने पहले शिकार किया है, ना कि जिसे इलाके पर कब्जा जमाने के लिए मारा है। वहीं दूसरी तरफ मैंटिस दूसरे मैंटिस को ऐसे खा जाते हैं जैसे कि ग्रासहॉपर या किसी दूसरे कीड़े को खा रहा हो, और प्रजनन का मौसम आने तक ये हर मुमकिन चीज को खा जाते हैं। उसके बाद मिलन के लिए बनने वाले हार्मोन्स नर और मादा के बीच इस फितरत को खत्म कर देते हैं, वो भी लगभग हर बार। एक चीज जो इन जीवों की जिंदगी पर असर डालती है वो है खुद को छुपाने की काबिलियत। ये नजर ना आकर जिंदा रहते हैं। इसीलिए नकल करने वाले मैंटिस का दिमाग, जैसे ऑर्किड मैंटिस, पौधे की ज्यादा से ज्यादा नकल करने के लिए प्रेरित करता है। इसे गुजरते वक्त को भुलाकर भूख से बर्दाश्त करते हुए ऐसी कोई भी हरकत करने से बचना होगा जिससे इसके शिकार या शिकारी को इसकी मौजूदगी का पता चल जाए। अपने शिकार पर निशाना लगाने के लिए उसे एक नजर देखना है, और ये उसे बीच हवा में ही पकड़ लेता है। हम ये समझ सकते हैं कि मैंटिस अपने शिकार और दूसरे जीवों के बीच फर्क कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस जीव से खतरा है और किस से नहीं है। ये नर और मादा के बीच फर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मक्खी बहुत पास आ जाए तो क्या ये कोई चाल हो सकती है? कोई भी अनजान चीज हमेशा डरावनी लगती है, और इस फ्लावर मैंटिस को डर नहीं लगता, लेकिन इसे अपने शिकार के खुद पर बैठने की आदत नहीं है। मक्खियों के देखने की काबिलियत काफी हद तक मैंटिस जैसी ही होती है, लेकिन ये मक्खी इस फूल पर अपने शिकारी के बाद आई थी। मक्खी के लिए ये सब कुछ एक फूल ही था, लेकिन अगर मैंटिस ने मक्खी के पास जाने की कोशिश की होती तो फिर नतीजा बिल्कुल ही अलग होता।